नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमाऊं सर कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास में हमने कारक का प्रकरण समाप्त किया। कारक एक विकारक तत्व था। आज हम एक नया प्रकरण आरंभ करने जा रहे हैं मित्रों, काल का प्रकरण। काल भी एक विकारक तत्व है। काल आज हम पढ़ रहे हैं। काल क्या है? काल अभी हम चर्चा करेंगे इस पर। यह एक क्या हुआ भाई, इसको क्या हो गया? यह एक विकारक तत्व है। कैसा तत्व है मित्रों? विकारक तत्व है। विकारक तत्व है। यह एक विकारक तत्व। हमने पिछली क्लास में चर्चा की कि बहुत सारे तत्व जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, वृत्ति, पक्ष, पुरुष, ये विकारक तत्व है। हमने आरंभिक तौर पर चर्चा की शब्द विचार के दौरान कि विकारी, अविकारी और विकारक, ये तीन मिलते जुलते शब्द होते हैं। जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल बता सकते हैं वो विकारी होते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये विकारी है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमादि बोधक, ये अविकारी हैं। अब जिन शब्दों पर लिंग का, वचन का, कारक का, काल का, वाच्य का, इनमें से कोई एक तत्व निर्धारित कर सकते हैं, उनको विकारक कहते हैं। आज हम विकारक पढ़ रहे हैं। पिछला जैसे हमने विकारक पढ़ा, कारक, तो वहां पर हमने चर्चा की थी कि कारक किन किन का विकारक, तो हमने कहा कारक संज्ञा और सर्वनाम का विकारक है। उसी तरह आज हम काल पढ़ रहे हैं। काल एक विकारक है। विकारक का मतलब ये किसी न किसी तत्व पर प्रभाव डालता है। अब प्रश्न है कि काल किस पर प्रभाव डालता है, किसका विकारक है, किसको प्रभावित करेगा? तो काल क्रिया का विकारक तत्व है। क्रिया का विकारक तत्व है। प्रश्न आता है कि काल विकारक तत्व है। ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो हम कहेंगे काल जो है वो क्रिया का विकारक तत्व है। किसका विकारक तत्व मित्रों? क्रिया का। यानी कि अगर आपको काल पढ़ना है तो क्रिया से उसका हम पता लगा पाएंगे। केवल काल का पता इस तरह हम नहीं लगा पाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे पास क्रियापद होगा। जैसे मैंने कहा गया, तो आप कहोगे भूतकाल। अगर मैं कह रहा हूं कि आया है भूतकाल है, आ रहा है वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं, आएगा भविष्य काल की चर्चा कर रहे हैं। यानी कि काल का पता लगाने के लिए आपको क्रियापदों का सहारा लेना पड़ता है। परिभाषा क्या होगी काल का? परिभाषा ये होगी कि क्रिया के होने वाले समय को, क्रिया के होने वाले समय को काल कहा जाता है। काल कहा जाता है। क्रिया के होने वाले समय को काल कहा जाता है। यानी क्रिया कब हुई, क्रिया अभी हुई है, क्रिया पहले हुई है, क्रिया अब होगी, ये जो क्रिया, जो काम हमने किया है वो कब घटित हुआ है, उसके होने वाले समय को काल कहा जाता है। काल के आधार पर क्रिया के तीन वर्गीकरण होते हैं, हम लिख सकते हैं। यानी कि काल तीन प्रकार के होते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। यानी काल के आधार पर क्रिया कह दे अथवा काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल तीन प्रकार के होते हैं। बीता हुआ है तो भूतकाल है, चल रहा तो वर्तमान काल है, और आने वाला है तो भविष्य काल। यानी काल के आधार पर क्रिया के तीन वर्गीकरण होते हैं। एक पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा भविष्य काल। भविष्य काल। तीन प्रकार के काल होते हैं। अगर कोई समय बीत चुका है तो भूतकाल है, चल रहा है तो वर्तमान काल है, और आने वाले समय में है तो उसको हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। इन तीनों के फिर उपभेद होते हैं। यानी यहां से अगर आपसे पूछे कि काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण कितने प्रकार से, तो आप कहेंगे तीन प्रकार से होता है। तीनों में से फिर इनके अलग अलग उपभेद पूछे जाते हैं। कई बार आपसे पूछेंगे कि भूतकालिक क्रिया के कितने भेद होते हैं, वर्तमानकालिक क्रिया के कितने भेद होंगे, भविष्यकालिक क्रिया के कितने भेद होंगे। तो भूतकाल की क्रिया के 6 उपभेद होते हैं। कितने मित्रों?
6 उपभेद होते हैं। मैं 6 के एक बार यहां पर नाम लिख रहा हूं। पहला सामान्य भूतकाल। अब ये सामान्य सब में चलेगा, चाहे वर्तमान हो तो भी चलेगा, भूतकाल हो तो भी सामान्य शब्द की चर्चा होगी, और भविष्यकाल है तो भी वहां पर सामान्य शब्द की चर्चा होगी। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, हम आगे पढ़ेंगे, इसको पूर्ण वर्तमान भी कहा जाता है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु। हेतु बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं यहां से हेतु। हेतु के रीट में, सेकंड ग्रेड में, जूनियर अकाउंटेंट में, एलडीसी में, पटवार में, जहां जहां काल का अथवा क्रिया का प्रकरण है वहां कई बार इसको पूछा गया है। हेतु, हेतु, मद, भूतकाल चर्चा करेंगे हम। एक बार सीख रहे हैं, कई बार आपसे पूछ ले कि कौन सा एक उपभेद भूतकाल का नहीं है या भूतकालिक क्रिया का नहीं है, तो हमें बहुत पता होना चाहिए। भूतकाल की क्रिया के 6 उपभेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु, हेतु, मद भूतकाल। उसी तरह से वर्तमान काल की क्रिया के 5 उपभेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान ये सब में चलेगा, सामान्य भूतकाल भी है, सामान्य वर्तमान काल भी होगा और सामान्य भविष्य काल भी होगा। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, चौथा है संभाव्य वर्तमान और इसका 5वां उपभेद है आज्ञार्थ वर्तमान। आज्ञार्थ वर्तमान। अब आपसे पूछ ले कई बार, मान लीजिए यहां पर एक दे दिया, एक इधर का भेद दे दिया, फिर आपसे पूछ लिया जैसे इसलिए संभाव्य लिख दिया कि कौन सा एक इसका भेद है या नहीं है। भविष्य काल की क्रिया के 4 उपभेद होते हैं। देखो पहले भूतकाल के कितने थे? 6, वर्तमान काल के 5, भविष्य काल के 4 उपभेद होते हैं। चारों के मैं नाम लिख रहा हूं। एक सामान्य भविष्य काल, ये सब में चलेगा मित्रों। सामान्य, दूसरा है हेतु, हेतु, मद, भविष्य काल। हेतु, हेतु, मद, भविष्य काल। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेतु, हेतु, मद भूतकाल है और एक हेतु, हेतु, मद भविष्य काल है। एक है आपका संभाव्य भविष्य काल और एक अंतिम है आपका आज्ञार्थ भविष्य काल। ये 6 उपभेद होते हैं। अब आप चाहूंगा 4 उपभेद होते हैं भविष्य काल के। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत बात प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज्यादा भूतकाल के प्रश्न आते हैं, भूतकाल में भी हेतु, हेतु, मद भूतकाल के आते हैं। यहाँ पर इन 2 के प्रश्न ज्यादा आते हैं क्योंकि हम आगे चल करके पढ़ेंगे। प्रश्न पूछ जाता है कि संदेह और संभावना में क्या अंतर है, संदेह और संभावना में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि दोनों नाम कई बार एक जैसे मिलते जुलते दिखाई देते हैं। उसी तरह से भविष्य काल की क्रियाओं के उपभेदों के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने उपभेद होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं। काल एक विकारक तत्व है। प्रश्न है कि काल किसका विकारक तत्व है, तो उत्तर होगा काल क्रिया का विकारक तत्व है। यानी कि काल ऐसा तत्व है जो क्रिया में विकार लाता है। क्रिया में विकार कैसे लाता है? अगर आपने कहा कि पढ़ा तो आप कहेंगे कि भूत की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है, ये भूतकाल हो गया। पढ़ रहा है, स्पष्ट है कि वर्तमान की बात हो रही है। पढ़ेगा तो पता चल रहा है कि भविष्य की बात हो रही है। इसका मतलब इस 3 जो अलग अलग आपने क्रिया शब्दों का वाचन किया, इनका उच्चारण किया, आपने सुना इसको, इन तीनों में आप 3 चीज बता रहे थे कि एक में कह रहे थे कि भूतकाल है, एक में कह रहे थे कि वर्तमान काल है, एक में कह रहे थे कि भविष्य काल है। तो स्पष्ट है कि काल को प्रभावित कर रहा था, लेकिन कौन किसको कर रहा था? ये क्रिया को प्रभावित करने वाला है। अब काल के प्रकार कितने होते? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। फिर इनके उपभेद एक बार फिर सुनिएगा, बहुत इजी याद रहेगा। देखिए सामान्य सब में चलेगा, इसलिए सामान्य भूतकाल, आसन्न यानी समीप निकट, पूर्ण अपूर्ण 4 हो गए, 5वां संदिग्ध और 6ठा हेतु, हेतु, मद भूतकाल बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान काल के 5 उपभेद, सामान्य एक रहेगा, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध और संभाव्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और 5वां है इसका आज्ञार्थ। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आता है भविष्य काल। भविष्य काल की क्रियाओं के 4 उपभेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल,
हेतु हेतु मत भविष्य काल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। संभाव्य और आज्ञार्थ भविष्य काल, यानी कुल मिलाकर के आपको 15 उपभेद पढ़ने होंगे। घबराने की जरूरत नहीं कि सब कॉल में इतना बड़ा पढ़ा रहे, बिल्कुल इजी है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे मित्रों भूतकालिक क्रिया, यानी भूतकाल पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे भूतकाल। भूत, वो डरा वाला भूत नहीं रे मित्रों, भूत ना बीता हुआ। भूतकाल क्या है, पहले इसकी परिभाषा सीखिए। सबको पता है भूत का मतलब बीता हुआ, यानी कि काल का अथवा क्रिया का ऐसा रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में किसी काम के अथवा कार्य के संपन्न होने का बोध हो, उसे भूतकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। समझ मित्रों कहानी क्या है? भूतकाल वापस सुनिएगा। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में, मैं लिख रहा हूं, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो। ये सलीम जी बीच बीच में ब्लैक क्यों हो रहा है? संपन्न होने का बोध हो, उसे भूतकालिक क्रिया कहा जाता है। दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। चलो आप तो ये पढ़ो। भूतकाल यानी क्रिया का ऐसा रूप, क्योंकि हमने स्पष्ट किया है। अब आप सोचेंगे साहब काल पढ़ रहे हो, बार बार क्रिया शब्द का जिक्र क्यों कर रहे हो? मित्रों काल पढ़ना है तो क्रिया के माध्यम से ही पता चलेगा। अगर आपको लिंग वचन बताना तो कहीं ना कहीं आप कोई संज्ञा लेनी पड़ेगी, तभी आप उसका लिंग वचन निर्धारित करोगे। भाई सर्वनाम ले सकते हो, संज्ञा ले सकते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो जिसका विकारक है उसी के माध्यम से पता चलेगा कि कौन किसका विकारक है। काल भी क्रिया का विकारक है। इससे स्पष्ट है कि क्रिया शब्द का जिक्र करें, यानी एक क्रियापद है जो आपको यह स्पष्ट कर रहा है कि वो काम जो है वो बीते हुए समय में पूरा हुआ है, जो समय बीत चुका है उसमें संपन्न हुआ है का बोध जिस रूप से होता है, उस रूप को भूतकाल के नाम से जाना जाता है। जैसे मोहन बाजार गया, मोहन बाजार गया। अब यहां क्या पता चला? मोहन बाजार गया, गया का मतलब काम हो गया, और जो काम हो गया है इसका मतलब पुराना है, जो पुराना है वो बीत गया, जो बीत गया वो क्या है? भूतकाल है। तो आप ये कह सकते हैं कि भूतकालिक क्रिया है। अब भूतकाल में कौन सा भेद है, ये चर्चा बाद की है। अभी तो ये जानना है कि भूतकाल होता क्या है, यानी क्रिया का ऐसा रूप जिससे जो काम हो चुका है, जो काम पहले बीत चुका है, उससे होने का बोध हो, उसे भूतकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। इस भूतकाल की क्रिया के 6 उपभेद अभी अभी हमने पढ़े हैं। सबसे पहला जो उपभेद है मित्रों वो है सामान्य भूतकाल। सबसे पहला है मित्रों सामान्य भूतकाल। सलीम जी गेट खोल दो ना। सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल क्या होगा? देखिए ये बात तो तय हो गई कि जो काम हो चुका है वो भूतकाल है, लेकिन सामान्य भूतकाल क्या होगा इसका पता हम कैसे चलाने लगेंगे, या भूतकाल के जो उपभेद होंगे उसका कैसे पता करेंगे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये आपसे सामान्य तौर पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि ये भूतकाल की क्रिया है या वर्तमान काल है क्या भविष्य काल है। इसमें उपभेदों के प्रश्न आएंगे, जब भी आएंगे तो उपभेद आएगा। वहां आपको भूतकाल के 4 भेद दिए हैं, 4 अलग अलग वाक्य जिसमें भूतकाल के उदाहरण है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सामान्य भूतकाल का है, कौन सा आसन्न भूतकाल का है, कौन सा पूर्ण भूतकाल का है, या फिर हेतु हेतु मध्य भूतकाल का है। सामान्य से अभिप्राय क्या? देखिए भूतकाल आपके सबके समझ में आ गया कि जो बीत गया वो भूतकाल है, लेकिन प्रश्न है कि भूतकाल में सामान्य से क्या अभिप्राय है। सामान्य से अभिप्राय ये कि काल का अथवा क्रिया का ऐसा रूप जिससे ये तो हमें पता चल जाता है कि काम जो समय बीत गया है उसमें हुआ है,
लेकिन जो बीत गया है उसकी कोई भी निश्चित अवस्था स्थिति का हमें पता नहीं चलता है, तो उसे सामान्य भूतकाल के नाम से जाना जाता है। जैसे मेरे बॉडी लैंग्वेज को आप देखना, मैं 4 अलग अलग उदाहरण बोल रहा हूं, 3 बोल रहा हूं। मान लीजिए राम घर गया, ठीक है, राम घर गया, पता है कि पुरानी बात हो रही है। राम घर गया था, राम घर गया है। देखिएगा यहां आप देखिएगा बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट हो रहा है, तीनों ही वाक्यों में हम पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन तीनों वाक्यों में से 2 ऐसे सेंटेंस है जिसमें आपके बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट हो रहा है कि एक बार तो आप निकट की बात कर रहे हैं, एक बार आप दूर की बात कर रहे हैं। क्या कभी आप ऐसे कहेंगे राम घर गया था? नहीं करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि राम घर गया था, उस समय आपके बॉडी लैंग्वेज से आपके हाथ से दूरी का इशारा कर रहे हैं, यानी कि इसमें भी बीते हुए समय का बोध हो रहा है। राम घर गया, इसमें भी बीते हुए का बोध हो रहा है, लेकिन राम घर गया में आप पास में दूर में इस प्रकार के आपके इशारे नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें आपको किसी अवस्था का पता नहीं चल रहा, केवल इतना पता चल रहा है कि काम हो चुका है और पहले हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि राम घर गया है, इस तरह नहीं कहेंगे, आप कहेंगे राम घर गया है। यानी ऐसी स्थिति में आप अपने हाथ से इशारा नजदीक के लिए कर रहे हैं, यानी कि 3 वाक्यों में से 2 ऐसे वाक्य थे जिसमें बीते हुए का बोध हो रहा था, लेकिन एक में आप दूर की अवस्था का बोध करा रहे थे, एक में आप पास की अवस्था का बोध करा रहे थे, लेकिन एक ऐसा था जिसमें न तो कोई दूर की अवस्था थी और न ही पास की अवस्था थी। इस यानी कि उससे केवल सामान्य रूप में पता चल रहा था कि काम पहले हो चुका है, तो उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। एक बार परिभाषा फिर सुनिएगा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में काम के होने का बोध तो हो, किंतु जो समय बीत चुका है उसकी किसी एक नियत अवस्था स्थिति का पता नहीं चलता हो, तो क्रिया के उस रूप को, काल के उस रूप को सामान्य भूतकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल की क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए कृदंत पाए जाते हैं, यानी क्रियाओं के अंत में। ये पहचान लिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पहचान से भी आप अधिकांशतः क्रियापदों को याद कर सकते हो। हालांकि मेरा अभिप्राय यह है पढ़ाने का, समझाने का, कि आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको तो बात समझना है। सामान्य भूतकाल का मतलब ये होना चाहिए कि आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, आपको ये पता चल रहा है कि काम पहले हुआ है, लेकिन पहले में कहीं निकट की, दूरी की, संदेह की, इस प्रकार की कोई अवस्थाएं नहीं चल रही हो, तो उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। सामान्य तौर पर सामान्य भूतकाल की क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए यानी आइए, बहुत ही याद रखने का तरीका, आइए, ये कृदंत पाए जाते हैं। परिभाषा आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बीते हुए में, बीते समय में होने का बोध तो हो, होने का बोध तो हो, किंतु निश्चित स्थिति का, निश्चित स्थिति का पता ना चलता हो, ना चलता हो। यानी क्रिया का ऐसा रूप जिससे बीते हुए समय में काम के होने का बोध हो रहा, लेकिन बीते हुए समय में किसी भी एक नियत निश्चित स्थिति का पता नहीं चलता हो। जैसे राधा बाजार गई, ये नहीं आएगा भाई, इसमें ध्यान रखना। राधा बाजार गई, देखिए क्रिया के अंत में क्या है, ई। ये पहचान का तरीका आप यहां अंडरलाइन कर ले। अब मुझे बताइए कि ये तो एक पहचान थी, आप वाक्य को पढ़ेंगे राधा बाजार गई, यानी काम हो गया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि अभी थोड़ी देर पहले गई है, या बहुत समय पहले गई है, या गई नहीं गई, इस प्रकार की कोई अन्य अवस्थाओं का पता नहीं चल रहा। केवल इतना मालूम चल रहा है कि काम बीते हुए समय में पूरा हुआ हो, तो उसे सामान्य भूतकाल के नाम से जाना जाता है। जैसे वह मुझसे मिलने आया, हम कह रहे हैं कि वह मुझसे मिलने आया, यानी कि ये काम पहले हो चुका है, लेकिन क्या आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि एक तो मैं कहता कि मुझसे मिलने आया है, इसका मतलब काम अभी भी मुझसे मिलने आया था, यानी बात पुरानी है, ये पता नहीं चल रहा है। केवल मिलने आया होगा ये भी पता नहीं चल रहा है, कोई संदेह की चर्चा नहीं हो रही है, केवल इतना पता चल रहा है कि काम पहले हो रहा है। तो ये क्या आपकी पहचान है, क्रिया के अंत में आ का ये पहचान का क्या तरीका है। ये स्त्रीलिंग एक वचन है,
ये पुल्लिंग एकवचन रूप है। अगर आप इसको स्त्रीलिंग बहुवचन करोगे तो इसी को अनुस्वार कर देंगे तो ये स्त्रीलिंग बहुवचन हो जाएगा। जैसे सीता और मीता बाजार गई, स्त्रीलिंग बहुवचन अनुस्वार लगा दें आप लोग, ये बहुवचन रूप होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? बाजार गई, लेकिन क्रिया का अन्य रूपों का पता, बीते हुए समय की अन्य स्थितियों का पता नहीं चलता हो तो उसे सामान्य भूतकाल के नाम से जाना जाता है। जैसे पिताजी कार्यालय गए, पिताजी कार्यालय गए, क्रिया के अंत में ए है। गए, पहले गए, लेकिन कब गए? अभी अभी गए, बहुत समय पहले गए, या गए नहीं गए, इस प्रकार की स्थितियों का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हो रहा है। अर्थात सामान्य रूप में क्रिया के होने का बोध हो रहा है, बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, तो उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त तौर पर अगर इसको याद करना है इस भेद को, तो आप कहेंगे आ ई ए, यानी कि आइए, क्रिया के अंत में आ ई ए। अगर पुल्लिंग एक वचन है तो आ, स्त्रीलिंग एक वचन है तो ई, और स्त्रीलिंग बहुवचन तो ई, यानी ई पर अनुस्वार लग जाएगा बहुवचन बनाने के लिए, और ए है तो पुल्लिंग बहुवचन हो जाएगा। जनरली कहीं कहीं आपको इस तरह देखने को मिलता है, बात वही है, इसमें भी ए है। हालांकि व्याकरणिक दृष्टि से इस प्रकार के क्रियापदों का प्रयोग करना अशुद्ध माना जाता है। ये नहीं कहते, आप गए कह रहे हैं, यानी कहीं पर यह का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। फिर भी मान लीजिए आपको कई वाक्य में अगला शुद्धिकरण की बात ना करे, आपसे केवल काल पूछे, तो आपको पता है ना कि यह में क्या है, ए दिखाई दे रहा है, इसमें ई दिखाई दे रहा है। जैसे कई बार स्त्रीलिंग रूपों में इस तरह मिलता है गई, हालांकि ऐसा लिखना गलत है, लेकिन कई बार आपको देखने को वहां पर मिल जाता है। चलिए मुझे देखो तो गई, अब ये गई में क्या है, ई तो है, अगर पुल्लिंग बहुवचन होगा तो गई होगा, कहीं ना कहीं स्पष्ट तो हो ही रहा है आपको कि आप किस प्रकार के भेद की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये व्याकरण से लिखना गलत है, मैं समझा रहा हूं। कहीं मान लीजिए परीक्षा में इस तरह का रूप आ गया, आप सोचेंगे सर नहीं ई का, इसमें कहीं ई का प्रयोग नहीं हो रहा है। अरे भाई ई का प्रयोग नहीं हो रहा है, आप यहां पर य में क्या देख रहे हैं, ई देख रहे हैं, ध्यान देना। अगला आता है मित्रों इसका दूसरा भेद, आसन्न भूतकाल। दूसरा है, पहला था सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है आसन्न भूतकाल। आसन का अर्थ है समीप। देखो एक तो ये आसन होता है, शायद पिछली बार एलडीसी में पूछा गया था, युग्म शब्दों में आता है आसन और आसन, ये दोनों युग्म शब्दों में आते हैं, शब्द मिलते जुलते हैं। ये आसन्न है, ये आसन है, इसमें केवल एक ही न है। इस आसन का मतलब है समीप या निकट, समीप अथवा निकट, जबकि इस आसन का मतलब है बैठने का स्थान, गद्दी। ये एलडीसी में पूछा गया था, बैठने का स्थान। कहते हैं ना आप लोग बोलते आओ बिराजो, आसन ग्रहण करो, आसन पर बिराजो, तो जो बैठने की जगह है, गद्दी है, उसको हम आसन कहते हैं। और इस आसन का मतलब है समीप या निकट। अभी हम ये वाला पढ़ रहे हैं, समीप और निकट वाला। आसन का मतलब है समीप, निकट, यानी कि ऐसा काम जो बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन बीते हुए समय में अभी अभी संपन्न हुआ हो, क्रिया का ऐसा रूप जिससे बीते हुए समय में काम के होने का बोध तो हो, किंतु अभी अभी कार्य के पूरे होने का बोध हो। निकट भूत में जो अभी अभी बीता, जैसे एक तो मैंने कहा राम घर गया है, यानी कि अभी अभी गया है, तो आप कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से, पहचान में लिखूंगा अभी आपको, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी यानी समीप हो तो चुका है, कि काम हो गया है, इसका मतलब वो भूतकाल ही है, लेकिन भूतकाल में अभी अभी निकट रूप में अभी अभी समीप होने का बोध हो, होने का बोध हो, तो उसे आसन्न भूतकाल के नाम से जाना जाता है। ये जो आसन्न भूतकाल है, इसका एक और उपनाम चलता है
पूर्ण वर्तमान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कह रहा था कि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भेद तो पढ़ रहे हो भूतकाल और नाम कह रहे हो वर्तमान काल। आसन्न भूतकाल का ही दूसरा नाम पूर्ण वर्तमान है। यानी ये जो पूर्ण वर्तमान नाम का जो हम भेद पढ़ रहे हैं मित्रों, ये भेद एक तरह से वर्तमान काल का उपभेद नहीं है। नाम वर्तमान दिख रहा है लेकिन उपभेद किसका है? भूतकाल का उपभेद है। अब ये भूतकाल का उपभेद इसलिए है, आप कह रहे हैं कि पूर्ण वर्तमान। मुझे बताओ मित्रों, ये आपका वर्तमान चल रहा था, ये वर्तमान चल रहा है और ये काम पूरा हुआ, अभी अभी पूरा हुआ है, तभी तो ये भूतकाल बना। अगर काम निरंतर जारी है तब तो वर्तमान चल ही रहा है। जब तक वर्तमान पूरा नहीं होगा तब तक आसन्न निकट वाले भूत में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए जो आसन्न भूतकाल की क्रिया है उसे पूर्ण वर्तमान भी कहा जाता है, क्योंकि आसन्न भूतकाल को आप कह रहे हो कि जो अभी अभी हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है, यानी कि इसका मतलब अभी अभी हुआ तो वर्तमान क्या हुआ? पूरा हुआ। अब ये वर्तमान पूरा हो गया, नया वर्तमान चालू हो गया। तो जब नया वर्तमान चालू हुआ तो इससे पहले वाला क्या हुआ? भूत हुआ। लेकिन भूत में यहां बहुत पहले नहीं, संदेह नहीं, बल्कि कह रहे कि अभी अभी हुआ है, इसलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आसन्न भूतकाल की क्रियाओं के जो उदाहरण है उसकी पहचान है बिल्कुल सरल, जो आपने अभी वर्तमान सामान्य वर्तमान काल में पढ़ा, आइए यानी आ ई ए, आप उसके आगे है जोड़ दो, आइए है यानी कि आ है, ई है, ए हैं, इस तरह के आप रूप जोड़ सकते हैं। अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये दोनों रूप मिल जाते हैं आपको। इनकी पहचान है आ है, क्रियाओं के अंत में मिलेगा। जैसे राम, मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, राम बाजार गया कहता तो क्या होता? सामान्य भूतकाल। गया है यानी कि अभी अभी काम पूरा हुआ है। अगर मान लीजिए बहुत पहले जाता, अगर मान लीजिए राम शाम को बाजार गया या सुबह बाजार गया और आप शाम को चर्चा करते, तो आप ये कभी नहीं कहते कि गया है या गया नहीं कहते। आप क्या कहते? अगर सुबह गया शाम को पूछते कि राम बाजार गया, तो आप क्या कहते? राम बाजार गया था। और अगर मान लीजिए 2 मिनट पहले गया, थोड़े समय पहले गया, तो आप क्या कहेंगे? हाँ गया है, गया है। और आपको अभी का और दूर का पता नहीं होता, आप क्या कहेंगे? हाँ राम बाजार गया। यानी कि सामान्य था, आपको ये इतना पता था कि काम हुआ, लेकिन आपको निकट की दूरी की अवस्थाओं का पता नहीं था। इस वाक्य के मुताबिक आप इतना पता लगा रहे कि पुरानी बात है, भूतकाल की बात है, लेकिन भूतकाल में अभी थोड़ी देर पहले के, तभी तो कह रहे गया है, नहीं तो क्या कहते? गया था, पहले की बात है। क्रिया के अंत में क्या है? आ है। कई बार इस आ है के स्थान पर आपको चुका है भी मिल जाता है, चुका है। जैसे सोहन खाना खा चुका है, सोहन खाना खा चुका है। देखिए क्रिया के अंत में क्या है? चुका है। ये रूप भी कई बार मिलते हैं, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, आ है, ई है, ई है, ये स्त्रीलिंग एक वचन होगा। अगर आप ई है लिखोगे तो स्त्रीलिंग बहुवचन हो जाएगा, ए है लिखोगे तो पुल्लिंग बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह आप इनके रूप बदल सकते हो, ई है की का दूसरा रूप चुकी है हो जाएगा, चुकी हैं लिखोगे तो स्त्रीलिंग बहुवचन हो जाएगा, और चुके हैं लिखोगे तो पुल्लिंग बहुवचन रूप हो जाएगा। यानी जिन क्रियाओं के अंत में आ है, ई है, ए है या चुका है, चुकी है, चुके हैं कृदंत पाए जाते हैं, ऐसी क्रियाएं आसन्न भूतकाल की क्रियाओं के नाम से जानी जाती है। जनरली आपको कृदंत रटना नहीं है, आपको समझना है वाक्य को पढ़ने से कि ऐसा वाक्य जो इस बात की शंका और संकेत करता है कि काम बीते हुए समय में हुआ तो है, लेकिन अभी अभी निकट हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल अथवा पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ और उदाहरण लिखूं, रागिनी मंदिर गई है। नाम आप अपना चाहे तो लिख लेना भैया, है ना, ऐसा मत सोचना कि रागिनी कौन है। मैंने बताया भाई आप अपना नाम लिख लेना, है ना, ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। रागिनी मंदिर गई है। अब मुझे बताइए, क्रिया से पता चल रहा है कि काम पहले हो चुका है, लेकिन गई है। आप अगर आप कहते गई थी
तो स्पष्ट है कि भूतकाल की चर्चा तो कर रहे हो लेकिन दूरी बता रहे हो। आप कह रहे हैं गई, इसका मतलब कुछ भी पता, लेकिन गई है इसका मतलब काम अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे मोहन चिट्ठी पढ़ चुका है, यानी काम उसने अभी अभी पूरा कर लिया है। क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के कृदंत आते हैं। जैसे पिताजी कार्यालय पहुंच चुके हैं, पिताजी कार्यालय पहुंच चुके हैं। क्या है? चुके हैं, यानी अभी अभी काम पूरा हुआ है, तो क्रिया के उस रूप को आसन्न भूतकाल के नाम से जाना जाता है। तीसरा इसका उपभेद आता है मित्रों, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल नाम से स्पष्ट है, भूतकाल तो है ही, अभी आप भूतकाल चल रहे हैं और स्पष्ट है जो बीत गया वो भूतकाल है, लेकिन उसमें अलग अलग अवस्थाएं, जिन अवस्थाओं से इतना पता चल रहा कि काम पहले हुआ है, कोई नियत स्थिति का पता नहीं चल रहा था, उसे हम सामान्य कह रहे थे, लेकिन जिससे ये पता चल रहा कि अभी अभी हुआ उसको आसन्न कह रहे हैं। अब कह रहे हैं पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा, यानी ऐसा काम जो भूतकाल में पूरा तो हुआ लेकिन बहुत समय पहले, अर्थात जिसमें दूरी हो, भूतकाल का पता हो और जिसमें दूरी दिखाई दे, वह पूर्ण भूतकाल के नाम से जाना जाता है। क्रियाओं के अंत में आ था, जैसे बाजार गया था, ई थी, पढ़ने गई थी, ए थे, पढ़ने गए थे, एक पुल्लिंग बहुवचन हो जाएगा, तो आप लिख सकते क्रिया के अंत में मिलेगा। इसकी जगह यह भी मिल सकता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये रूप कृदंत भी पाए जाते हैं। जैसे परिभाषा लिख देता हूं, क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले, बहुत समय पहले, देखो जो उससे पहले हो चुका वो सब भूत है, लेकिन भूतकाल में कह रहे हैं कि अभी अभी नहीं, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले संपन्न होने का बोध हो, संपन्न होने का बोध हो, यानी काम ऐसा जो बहुत पहले हुआ हो और बीते हुए समय में की हम बात कर रहे हैं, उसे आसन्न भूतकाल नहीं बोला। आसन्न वो होगा जब पास में होगा, बहुत दूरी होगी, और जनरली हम जब चर्चा करेंगे तो वाक्य के दौरान हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे राम मंदिर गया था, अगर मान लीजिए राम अभी अभी गए तो मंदिर गया था नहीं, कि मंदिर गया है कह रहे, राम मंदिर गया था। सीता पढ़ने गई थी, बच्चे विद्यालय गए थे, या राम खाना खा चुका था, मोहन दिल्ली के लिए निकल चुका था, राम और श्याम बाजार घूमने गए थे। यानी क्रिया के अंत में आ था, ई थी, ए थे, अथवा चुका था, चुकी थी, इस प्रकार के कृदंत पाए जाते हैं। जैसे राजेश सिनेमा देखने गया था, अगर मैं इसको गया करता तो सामान्य भूतकाल होता, गया है करता तो आसन्न भूतकाल होगा, और गया था कह रहे हैं इसका मतलब ये पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि काम पहले हुआ है लेकिन बहुत समय पहले हुआ है। उसी तरह जैसे हम कह सकते हैं सीता बाजार गई थी, बच्चे विद्यालय गए थे, मोहन और सोहन बाजार जा चुके थे या घर पहुंच चुके थे, राधा खाना खा चुकी थी, मोहन पत्र लिख चुका था, आदि आदि उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला भेद है मित्रों अपूर्ण भूतकाल, और ये कहानी मित्रों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।